Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the cell cycle. आज हम सेल साइकिल के बारे पर बताएंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सेल साइकिल के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज सेल साइकिल के ऊपर वीडियो बनी हुई है। इसमें हम सेल डिवीज़न को भी नेक्स्ट वीडियो पर बताएंगे, कैसे सेल डिवाइड होती है। तो आज केवल सेल साइकिल के बारे पर। सेल साइकिल में सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है। तो सेल डिवीज़न है प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल। डॉटर सेल का प्रोडक्शन कहाँ से? पेरेंट सेल से। मतलब पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से हो? मातृ कोशिकाओं से। ठीक, तो प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम पेरेंट सेल, ये आपकी सेल डिवीज़न की डेफिनेशन है। कैसे? तो प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम पेरेंट सेल। सेल साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, जिनको हम 4 फेज़ भी कहते हैं। G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़। G1 फेज़ जो होता है वो 12 आवर्स का होता है। जो S फेज़ होता है वो 6 आवर्स का होता है। G2 फेज़ 12 आवर्स का होता है और M फेज़ 1 आवर्स का होता है। G1 फेज़ में क्या क्या होता है, तो इसके बारे पर नीचे दिया गया है। पहले G1 फेज़ को किस नाम से जानते हैं? तो G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ के नाम से जानते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये S फेज़ है ना। S फेज़ का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस फेज़, तो इसके पहले की फेज़ है, इसलिए इसको हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज़ कहेंगे। इसको हम फर्स्ट ग्रोथ पीरियड कहते हैं, तभी तो इसका नाम G1 पड़ा हुआ है। 1 का मतलब फर्स्ट और G का मतलब यहाँ पर G का मतलब गैप होता है। G का मतलब गैप होता है, तो ये इसमें लिखा है फर्स्ट गैप पीरियड, है ना। तो ये चौथे वाले का मतलब है G का मतलब गैप और 1 का मतलब फर्स्ट गैप पीरियड, और इसका ये है फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ये 4 नामों से हम जानेंगे। ग्रोथ पीरियड क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो कोशिका होती है वो थोड़ी बढ़ती है, डिवाइड होने के लिए उसमें मतलब वृद्धि होती है। तो इसमें क्या क्या घटनाएं घटेंगी? हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इस फेज़ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उपापचयी प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होगी। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ पर प्रोटीन्स का निर्माण होगा, आरएनए का निर्माण होगा और राइबोसोम का निर्माण होता है। यहाँ पर निर्माण होता है क्यों? क्योंकि इसको गैप कहा गया है ना। वैसे भी जैसे हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मान लीजिए कभी शादी होती है, तो शादी के पहले जो गैपिंग होती है, मतलब जो दिन मिलते हैं हमको, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीज़न की पूरी तैयारी होती है। वो मटेरियल बनाए जाते हैं जो सेल डिवीज़न में काम आते हैं। तो क्या क्या काम आएंगे? प्रोटीन्स है, आरएनए है और राइबोसोम है। ये एक्स्ट्रा सामग्री बनाई जाती है इस फेज़ पर। टाइम टेकन, कितना टाइम लिया जाता है? तो 30 से 40%, पूरे सेल साइकिल का 30 से 40% टाइम इस पीरियड पर लिया जाता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि डिसीजन ऑफ सेल डिवीज़न अकर्स, यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा कि नहीं होगा, इसका यहाँ पर डिसीजन होता है। सेल डिवीज़न होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन G1 फेज़ करती है। मान लीजिए अगर सेल डिवाइड नहीं होनी है, तो आगे फिर वो S फेज़ पर नहीं जाएगा। वो कहाँ पर चली जाएगी? वह कोशिका चली जाती है G0 फेज़ पर। ये देखिए, ये लास्ट वाला पॉइंट लिखा है G0, नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं इसको। नॉन डिवाइडिंग फेज़, यहाँ पर डिवीज़न नहीं होता है। जैसे मान लीजिए तंत्रिका कोशिका है, तो उसमें डिवाइडेशन नहीं होता है, तो कोशिका कहाँ पर चली जाती है? S फेज़ में नहीं जाएगी। वहाँ पर फिर वो G0 फेज़ में चली जाती है। तो G0 फेज़ में अगर एक बार कोशिका चली गई तो फिर वो डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पर सेल डिवीज़न का डिसीजन होता है कि सेल डिवाइड आगे होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट है एस फेज़।
इसको हम डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। एस का मतलब सिंथेसिस, ठीक। तो एस फेज यहाँ पर सिंथेसिस फेज को इंगित करता है। और ये जो इसके पॉइंट हैं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में होता है, एस फेज में होता है। अथवा पूछा जाए कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो एस फेज में होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टीजीटी पीजीटी में बहुत आता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स कहाँ बनती है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वह भी एस फेज में ही बनती है। देखिए, और प्रोटीन तो यहाँ पर G1 फेज में बन रही हैं जो जनरल प्रोटीन है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन आपकी एस फेज में बनेगी, ये याद रखना। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि उसको रेप्लिकेशन करवाना है। तो एग्जाम में अगर आए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस फेज पर एक्टिव होगा, तो एस फेज पर एक्टिव होता है। इसमें टाइम कितना लिया जाता है? तो 30 से 50% का टाइम लिया जाता है, मतलब ज़्यादा समय यहीं पर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा समय अगर पूछा जाए कि सेल साइकिल की किस फेज़ में लिया जाता है, तो एस फेज़ में लिया जाता है। पूरे सेल साइकिल का जितना टाइम होगा उसमें से 30 से 50% टाइम एस फेज़ में जाता है। आगे लिखा है कि ए सेल वुड प्रोसीड टू डिवीज़न विदाउट एनी इंटरप्शन व्हेन इट हैज़ इंटर्ड एस फेज़। कहने का मतलब है अगर कोशिका एस फेज़ में आ गई है, G1 फेज़ से अगर एस फेज़ में आ गई है, उसने डिसीज़न ले लिया है कि आगे हमें डिवाइड होना है, तो फिर अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा, वो कोशिका डिवाइड होकर के ही आगे रहेगी। अगर नहीं डिवाइड होना है तो वो G0 फेज़ में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर एस फेज़ में आ गई है, एस फेज़ में अगर कोशिका आ गई है तो निश्चित रूप से उसका डिवीज़न होगा, उसमें फिर कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कोई बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट है G2 फेज़। इसको हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। क्यों कहते हैं पोस्ट? पोस्ट माने होता है बाद का, तो एस फेज़ के बाद की अवस्था है, डीएनए सिंथेसिस के बाद की अवस्था है, इसलिए इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज़ कहते हैं। इसे सेकेंड गैप पीरियड भी कहते हैं। देखिए, गैप, जी का मतलब गैप होता है, टू का मतलब सेकेंड, मतलब सेकेंड गैप पीरियड है। यहाँ पर फिर गैपिंग हो रही है, और गैपिंग जहाँ पर होगी तो इसका मतलब मान लीजिए कि अब कोई ना कोई पदार्थ यहाँ पर भी बनेगा, कोई ना कोई पदार्थ यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो कुछ प्रोटीन्स बनती हैं और कुछ पदार्थ बनते हैं, है ना। तो ये जो है सेकेंड गैप पीरियड है। यहाँ पर जहाँ जहाँ गैप आपको मिले, जैसे यहाँ पर गैप मिला था और नहीं कुछ आता, जैसे मान लीजिए थ्योरी में लिखना है इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए, कक्षा 11 में है कोर्स में ये, तो 11 वालों को लिखना है कि आ गया कि G1 फेज़ क्या है, G2 फेज़ क्या है, तो आप बता दीजिए कि गैप फेज़ है। यहाँ पर सेल के डिवाइड होने के लिए सामग्रियाँ बनती हैं। नेक्स्ट है सेकेंड ग्रोथ पीरियड, इसको कहते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, ये 10 से 20% समय लेता है। कुल समय का 10 से 20%, जितना भी सेल साइकिल का समय है उसका 10 से 20% ये लेता है। इसमें होता क्या है, डिवीज़न ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न होगा, डिवीज़न ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डिवीज़न होगा, फिर डिवीज़न ऑफ सेंट्रियोल, ये इंपॉर्टेंट है, डिवीज़न ऑफ सेंट्रियोल, ये भी पूछा जाता है कि सेंट्रियोल का डिवीज़न कहाँ होता है, तो G2 फेज़ में सेंट्रियोल का डिवीज़न होता है। याद रखना, सेंट्रियोल है, और यहाँ पर मिली थी हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का एस फेज़ में, और ये सेंट्रियोल, हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हो रहा था यहाँ पर, लेकिन पूछा जाता है ये भी, और सेंट्रियोल का डिवीज़न कहाँ पर होगा, तो G2 फेज़ में। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन्स बन रही है यहाँ पर भी, प्रोटीन्स आपकी यहाँ पर भी बनी है G1 फेज़ पर, लेकिन स्पेशल प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एस फेज़ पर बनती है। किस लिए प्रोटीन्स यहाँ पर बनी है? फॉर स्पिंडल अपैरेटस। स्पिंडल होते हैं ना, तर्क तंतु होते हैं, तर्क उपकरण होते हैं, ठीक। मेटाफेज पर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है तो क्रोमोसोम को साधने के लिए क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ना। तो स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से बनेंगे? स्पिंडल अपैरेटस से बनते हैं, और इन स्पिंडल अपैरेटस को बनाने के लिए जो प्रोटीन बनती है वो G2 फेज़ पर बनती है। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीज़न। यहाँ पर पूरी तैयारी हो जाती है कि सेल को डिवाइड करना है। तो अगर पूछा जाए कि प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीज़न कहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो ये G2 फेज़ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है M फेज़। M फेज़ का मतलब होता है, M का मतलब 2 M है, माइटोटिक फेज़ भी कह सकते हो और मियोसिस फेज़ भी कह सकते हो, दोनों फेज़ कह सकते हो इसको, ठीक। माइटोटिक फेज़ और मियोसिस फेज़।
एक्चुअल डिवाइडिंग फेज है। क्या है ये? एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होती है ये। यहाँ पर सेल का डिवीज़न होता है और 5 से 10% का टाइम लगता है। पूरे सेल डिवीज़न का, पूरे सेल साइकिल का 5 से 10% का टाइम लगता है। मतलब सबसे कम समय यहीं पर लगता है शॉर्टेस्ट फेज में। जैसे मान लीजिए शादी हो रही है तो पहले से कितनी तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन जयमाला जो होगा वो तो बहुत कम समय पर हो करके बस समाप्त हो जाता है। तो ये मेन जयमाले की अवस्था है, 5 से 10% का समय लगता है। और ये शॉर्टेस्ट फेज है, याद रखना, पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, एम फेज, और लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है, एस फेज। फिर क्या है, इन तीनों को G1, S और G2 को इंटरफेज कहते हैं। याद रखना, G1, S, G2 इनको इंटरफेज कहते हैं और इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब ये है मेटाबॉलिक एक्टिविटी खूब पाई जाएगी लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रही ना यहाँ पर, इसलिए इसको रेस्टिंग फेज कहा गया है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि सेल साइकिल की जो फेज है उनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो G1, S, G2, M, ये याद रखना, ये करेक्ट सीक्वेंस है। सेल साइकिल का कुल टाइम कितना होता है? तो 30 घंटे लगेगा रेस्टिंग फेज पर, मतलब इंटरफेज पर, इन तीनों अवस्थाओं पर, और 1 घंटा का समय केवल लगता है एम फेज पर। टोटल 31 आवर्स, मतलब 31 घंटे का समय लगेगा सेल को डिवाइड होने पर। इन मियोटिक सेल साइकिल, जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा उसकी जो सेल साइकिल होती है, ठीक भाई, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन भी हो सकता है। तो ये सेल साइकिल का ये तीनों पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये तो मियोटिक सेल साइकिल में ये चारों पाई जाएंगी। माइटोटिक नहीं होगा, 3 तो ये रहेंगी ही, ये मियोसिस पाई जाएगी। तो इन मियोटिक सेल साइकिल में क्या होगा, G2 फेज इज आइदर टोटली एब्सेंट। G2 फेज या तो पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। देखिए माइटोटिक में तो सब मिलेंगे, लेकिन मियोसिस वाले में क्या होगा, जब मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो G2 फेज या तो टोटली एब्सेंट होगा अथवा वेरी शॉर्ट होगा अथवा बहुत कम होता है। इसका मतलब कि उसको 31 घंटे नहीं लगेंगे, मियोसिस वाले में और कम समय लगेगा। ठीक, G0 का मतलब बता दिया है कि नॉन डिवाइडिंग फेज है। तो ये सेल साइकिल के ऊपर वीडियो थी बच्चों, सेल साइकिल के ऊपर वीडियो थी। और हमें लगता है कि यहाँ से जो भी प्रश्न आपके TGT PGT में फंसने वाले हैं उनका सबका यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। तो अगर आप इसको देख लोगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।